आई एम रियली हम्बल्ड। आप लोगों की आमद यहाँ, आपका आना और दोस्तों ने यहाँ जो मेरी हौसला अफजाई की है, मैं यकीनन अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। एक अदना सी मेरी कोशिश है, लेकिन मुझे खुशी है और मैं बड़ी इनकिसारी के साथ आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने न सिर्फ इस किताब को पढ़ा और इसकी तारीफ़ की, इसमें अच्छी बातों की निशानदेही की, और जो आपने जिस तरफ इशारा किया है कि ये ज़ाहिर है एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस इन पाकिस्तान नहीं, जिसकी ज़रूरत है। अब यानी पाकिस्तान में मुज़ाहमती तारीख़ जो है ये एक ऐसा मौजू है जिस पे रिसर्च होनी चाहिए, पीएचडीज़ होनी चाहिए, किताबें लिखी जानी चाहिए। स्कैटर्ड चीज़ें तो मिल जाती हैं, जिसका मैंने इस किताब में कुछ थोड़ा बहुत कंपाइल करने की कोशिश की है। अब मुसीबत हमारे यहाँ ये है कि जो ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है वो अपनी किताब लिख देता है, जो फ़ौजी रिटायर होता है वो अपनी किताब लिख देता है, लेकिन जो बेचारे मुज़ाहमती कारकुन और मुज़ाहमती रहनुमा हैं, ना गालिबन उनके पास वक्त होता है या ख्वाहिश नहीं होती। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो लिख सकते हैं, जिनसे हम कहते रहते हैं कि आप लिख डालें, वो लोग नहीं लिखते। तो ये एक ऐसा शोबा है जिसमें काम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन काम होना चाहिए। तो ख्वाहिश तो मेरी यही है कि अब इसमें मज़ीद एडिशन हो, अगर इसका अगला एडिशन आया तो अगर मुझे वक्त मिला, और अब जाहिर है कि अब ये बात कहने में मुझे कोई आड़ नहीं है कि ये लिखते हुए लिख हम क्यों नहीं पाते हैं। हमारे जैसे और लोग, डॉक्टर मुबारक अली इस पर अक्सर शिकवा करते हैं कि अगर आप लिखें तो आप खाएं कहाँ से, क्योंकि लिखने के लिए आपको वक्त देना पड़ता है, और ये माशरा हमारा ऐसा है कि अगर आप लिखने पे वक्त लगाएं, जो लोग लिख सकते हैं वो इस पर मजबूर हो जाते हैं कि वो काम करें जो वो करना नहीं चाहते। तो मसलन ये किताब है, अगर ये किताब मैंने लिखी है, इस पर रॉयल्टी मिलना तो दूर की बात है, अगर ये किताबें बिकी जाएँ तो बड़ी बात है। और वही फिर मैं डॉक्टर मुबारक अली की मिसाल दूंगा कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई रेस्टोरेंट में जाके 5-10 हज़ार रुपये खर्च कर देगा तो उसको दुख नहीं होगा, लेकिन अगर उससे कहा जाए कि 2,000 की किताब खरीद लो तो उसको ऑलमोस्ट हार्ट अटैक हो जाता है कि 2,000 रुपये की किताब। तो जब जिस माशरे का ये हाल हो तो वहाँ पर कोई किससे क्या तवक्का करे कि भाई आप काम क्यों नहीं करते। तो यही मैं 2-4 अल्फाज कहना चाहूँगा। बहरहाल आई एम हम्बल्ड। अगर वक्त मिला तो ज़ाहिर है मज़ीद कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ इजाफा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल अगर आपकी तरफ से अगर सवाल आए किसी भी हवाले से तो प्लीज़ वेलकम। सबसे तो पहले ये बताऊं कि मैंने किताब नहीं पढ़ी, सिर्फ चंद लोगों के नाम सुने जो बता रहे थे कि इन लोगों का इस किताब में ज़िक्र है। आई होप इसमें जो माइक्रो लेवल की तहरीकें हैं हमारी, उनका भी अहाता होना चाहिए। अगर इसका जब नेक्स्ट एडिशन आए या जब इसका रिवीजन हो, सिंधियानी तहरीक है, हारी तहरीक है, उसमें पोइट्स हैं, पोइट्स लाइक शेख अयाज, आई होप उनका यहाँ जिक्र होगा। तो इस तरह के लोग जो है ना वो अनहर्ड अनसंग रह जाते हैं जब आप लिखते हैं। वैसे तो अपने इलाके में बहुत नोन हैं, बहुत पहचाने हैं, बहुत उनका इम्पैक्ट है सोसाइटी पर, लेकिन जब लिखा जाता है, जब डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो मैंने देखा है कि रह जाते हैं। तो आई होप कि सिंधियानी तहरीक और हारी तहरीक, पीपल लाइक नज़ीर अब्बासी और इस तरह के लोग जो हैं वो भी इसमें होने चाहिए, क्योंकि इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं और बड़े ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। तो यही मैंने कहना। सबसे पहले किताब के लिए बहुत मुबारक हो। मेरा सवाल बहुत बुनियादी नोयत का है। उसमें ये कि पाकिस्तान के हवाले से इसी कॉन्टेक्स्ट में कि हम देखते रहे हैं कि पाकिस्तान में मतलब ये इस पे दानिश्वर समझते हैं कि जो कन्विंस नहीं है वो रेजिस्टेंस नहीं कर सकता अगर उस कॉज पे कन्विंस नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ये समझा जा रहा है कि नहीं, जो रेजिस्टेंस को दबाने वाली क़ुव्वतें हैं वो बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म और ताकतवर है, इसलिए रेजिस्टेंस हमें उस लेवल का नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा, खुद भाई साहब ने कहा कि चंद दोस्तों के साथ जमील रहमान साहब वो पम्फलेट बांट रहे थे। फिर इसी में अगर हम देखें कि जो रेजिस्टेंस क़ुव्वत है उसके लिए ज़रूरी है कि वो मज़हबी बुनियाद पर भी बिना हो और फरसुदा जो माशरती रिवायात है उस बुनियाद पर भी ना हो। ये एक मुख्तसर सी तारीफ़ है, लेकिन यहाँ पे तहरीर और तहरीक उठती है रेजिस्टेंस की, और वो मज़हबी और बुनियाद पे भी नहीं होता और माशरती इन फरसुदा रिवायत की बुनियाद पर भी नहीं होता। लेकिन आगे चल के थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस को दबाने वाली क़ुव्वतें हैं वो बहुत मुनज़्ज़म हो जाती है, मज़हब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो उनको इन्हीं रिवायात का और मज़हब का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है। आप क्या समझते हैं ये पाकिस्तान में इस सारे सूरत हाल को?
इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल है, तो इसी के साथ मिला के फिर जवाब देना नाज़िर साहब। ये जो पाकिस्तान बिलखुसूस उसमें जो मरकज़ और किनारे यानी सेंटर और पेरिफेरी की जो तकसीम है, और मेरा ख़्याल है बहुत सारे मुल्कों में होती हैं, तो ये जो पेरिफेरीज़ की मुज़ाहमतें हैं ये क्यों नहीं बन पाती सेंटर की मुज़ाहमतों का हिस्सा? इसमें क्या रुकावटें हैं? एक तो आपने बयान किया कि मज़हब की बात हो गई या रिवायत की बात हो गई या परसिक्यूशन की बात हो गई, टार्चर की बात हो गई, ये बातें तो मालूम हैं, लेकिन असल में डायनामिक्स क्या हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि मुज़ाहमत तहरीक के अंदर भी कोई ऐसी मार्जिनलाइजेशन मौजूद है कि किनारों को नहीं साथ मिलाना है, किनारों को मिला लेंगे तो ये एक फिर कहीं ऐसा ना हो कि उनको इख्तियार मिले? ये तो सवाल है जो इसके साथ है। एक छोटा सा कमेंट मैंने कर रहा था बोदला साहब की उस बात पे। हालनामा अगर आपने बायज़ीद अंसारी का पढ़ा होगा, ज़ाहिर है तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है, अगर कहीं कहीं पे मसलन तिरा में कुछ अरसे के लिए या फिर वज़ीरिस्तान में कुछ अरसे के लिए थोड़ा बहुत उनको नैरेटिव के हवाले से इख्तियार मिला था, लेकिन सियासी इख्तियार नहीं मिला था। जैसे ही वो ऑर्गेनाइज़ हो गए थे तो मुग़लों ने हमला कर दिया था, तो जगह जगह पे फिर उनको मारना शुरू कर दिया था। एक तो ये पढ़ लीजिएगा दोबारा अगर आपने नहीं उस। हाँ एक आर्टिकल छपा है, हमारे एक कुलीग कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब है हमायतुल्लाह याकूबी, अभी वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वो बेसिकली उनका वो अमेरिका से पब्लिश हुआ है, हफीज़ मलिक ने पब्लिश किया वो आर्टिकल, और उस बंदे ने बिल्कुल अंदर जाके प्राइमरी सोर्सेज से, और उसका जो थीसिस है उसने वो प्राइमरी सोर्सेज मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, और अभी वो बंदा उस पर किताब भी लिख रहा है, एंड इज़ माई गुड फ्रेंड। बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब देखें वो इतना बड़ा फंडामेंटलिस्ट था, आप जरा पढ़े ना उसकी। नहीं, वो तो खुद उनकी किताब से भी जाहिर है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी या फिर उनकी 3 नस्लों की जो ऑटोबायोग्राफी है, मसलन वो हालनामा ऐसा है कि बायज़ीद अंसारी ने लिखा, फिर उसके बेटे ने लिखा, फिर उसके पोते ने लिखा, यानी ये 3 नस्लों पे मुहित ऑटोबायोग्राफी है, तो उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है। ये जो आपकी फंडामेंटलिज्म की बात है वो तो बहरहाल अपनी जगह है, उसमें तो कोई शक नहीं जी। आपका सवाल जो पहला सवाल था, अगर मैं सही समझा हूँ, क्योंकि सवाल ज़रा लंबा था तो मैं उसको मुझे समझने में दुश्वारी हो रही थी। अगर आपका सवाल ये है कि क्या मुज़ाहमत के लिए मज़हब को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, यही आपका सवाल है कि मज़ाहमत के लिए भी, क्योंकि मज़हब इतना इंट्रेंस्ड है सोसाइटी में, तो उसको इस्तेमाल कर कर भी मुज़ाहमत की जा सकती है, यही सवाल है आपका? मैं नहीं समझता, इसलिए नहीं समझता कि ये फिर वही तारीख़ की बात है ना, कि आई हैं चीज़ें, आप शुमार अपना साउथ अमेरिका की तारीख़ पढ़ें, वहाँ लिबरेशन थियोलॉजी और इस किस्म की चीज़ें आई कि जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को मिलाकर ये कोशिश की कि जी जो ईसाइयत का जो असल मकसद है वो यही है कि माशरे से जुर्म जो जुल्म है उसको ख़त्म किया जाए, नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया जाए। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर उससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि मज़ाहमत होती किस लिए है। मैंने इस किताब में भी ये लिखा है, मज़ाहमत होती है माशरे को आगे ले जाने के लिए, मुज़ाहमत माशरे को पीछे ले जाने के लिए नहीं होती। आप कह तो सकते हैं कि अगर मैं पीछे जाने के लिए रेजिस्ट कर रहा हूँ तो कोई कह सकता है कि वो भी मुज़ाहमत है, लेकिन मेरे ख्याल में वो मुज़ाहमत मुझे कम अज़ कम मेरे दिल से वो लगा नहीं खाती, पीछे जाने वाली मुज़ाहमत। मेरी मुज़ाहमत वो है कि जो माशरे को आगे लेकर जाए। तो अब अगर उस आगे ले जाने की में हम कुछ ऐसी क़ुव्वतों का साथ लेते हैं या हम समझते हैं कि वो हमें आगे ले जाएंगे, 2 मिसालें दी जा सकती हैं। एक तो पाकिस्तान की मैं 77 की मिसाल दूंगा, जब PNA की तहरीक चल रही थी। मैं तो खैर 13 साल का था, लेकिन चूँकि हमारा घर ऐसा था कि जहाँ पर सियासी शऊर और बातें होती थी, तो PNA की तहरीक कौमी इत्तेहाद की तहरीक थी, सारे उसमें मुल्ला थे, और मेरे वालिद एक प्रोग्रेसिव लेफ़्ट के आदमी हैं। तो उस वक्त लेफ़्ट के जितने सारे लोग थे, वो आप जो लोग पुराने हैं तारीख़ पढ़िए उनको याद होगा कि नेशनल अवामी पार्टी पे भुट्टो ने पाबंदी लगा दी थी 75 में, और फिर NDP बनाई थी नसीम वली ख़ान और शेरबाज़ ख़ान मज़ारी ने। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो PNA में लेफ़्ट के लोग शामिल हो गए, क्योंकि भुट्टो ने लेफ़्ट के लोगों को मारा था। अब उसका नतीजा क्या निकला कि अच्छा मेरे वालिद का उस वक्त ये कहना था कि भाई भुट्टो जितना भी बुरा सही मुल्लाओं से बेहतर है, मैं इनके साथ नहीं जा सकता। तो उस वक्त वो डिसाइडिंग फैक्टर था जिसने मुझे ये सिखाया, और मैं अब तक इस बात पे कायम हूँ कि अगर आपको वहाँ जाना है तो उससे बेहतर ये है कि आप बीच में रहें।
क्योंकि वो आप मतलब हम जो कुछ भी था उससे भी हम पीछे चले गए ना उसके बाद। दूसरी मैं मिसाल दूंगा ईरान की, कि ईरान में जब इनकलाब आया तो बहुत सारे लेफ्ट के प्रोग्रेसिव लोग थे जिन्होंने शाह के ख़िलाफ़, क्योंकि शाह बुरा था, तो जाहिर है उस वक्त एक आम जो इसको कहते हैं ना कि जो लेफ्ट के लोगों की या प्रोग्रेसिव लोगों की एक कॉमन विजडम थी, वो ये थी चूँकि शाह बुरा है तो अब उसके खिलाफ जो भी आ जाए हम उनके साथ हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने ईरान में मुल्लाओं का साथ दिया, यानी खमीनी का साथ दिया, और जो मॉडरेट थे उन्होंने साथ दिया। उनके नाम लिए जा सकते हैं, मेहंदी बाज़रगान थे, बनी सदर थे, जो बनी सदर बन गए, वहाँ के इलेक्टेड सदर से सिर्फ 6 महीने में उनको निकाल के बाहर कर दिया गया। मेहंदी बाज़रगान थे, एक मॉडरेट आदमी थे, उनको निकाल के बाहर कर दिया गया। और सैकड़ों नहीं हज़ारों प्रोग्रेसिव लोगों को फिर ईरान के मुल्लाओं ने मारा, तो बल्कि लाखों में होगा। तो ये सारी पढ़ने की चीज़ें हैं। अब तो अगर कोई मुझसे कहे कि भाई मुल्लाओं के साथ हो जाओ, इससे मुज़ाहमत होगी और माशरा आगे जाएगा, कम अज़ कम मुझे ये बात अपील नहीं करती। तो ये तो मेरी तरफ से तो आउट है। अगर कोई समझता है कि ऐसे किया जा सकता है तो कहेंगे बिस्मिल्लाह करके देखें। अच्छा, एक आयत पढ़ेंगे वो 3 दूसरी तरफ उनकी पीछ पे आप खेल नहीं सकते, ये एक लंबी बहस है। अच्छा, मैं सिर्फ इनका खादिम साहब की जो का सवाल था उस पर भी थोड़े 1-2 जुमले में बात कर लूँ, फिर मैं आपको ये वापस कर देता हूँ। खादिम साहब का सवाल जो मैं समझाऊँ वो आप यानी जो मरकज़ी मुज़ाहमत है और जो पेरिफेरी यानी मज़ाफ़ाती मुज़ाहमत है उसके ताल्लुक़ पे आपने बात की है। मुझे ऐसा लगता है कि मुज़ाहमत है ही पेरिफेरल, मुज़ाफ़ाती ही है, मरकज़ में तो हुई नहीं। अगर मरकज़ हो जाता तो पाकिस्तान बदल गया होता ना। पाकिस्तान की बदकिस्मती यही रही है। वो जो वली खान साहब भी कहते थे, गफ़ार खान साहब, जितने हमारे जिनको हम असल रहनुमा पाकिस्तान के हैं, जब भी पाकिस्तान की असल तारीख़ लिखी जाएगी तो यही हमारे हीरो हैं। लेकिन वो लोग जो कहते थे कि भाई ये जब तक पंजाब नहीं उठेगा, यानी मरकज़ क्या है, मरकज़ तो पंजाब ही है ना। जब 1 यूनिट बनाया गया तो मरकज़ लाहौर में ले आए, तो वो यही कहते थे जब तक पंजाब नहीं उठेगा तो मरकज़ी मुज़ाहमत तो वही गिनी जाएगी जो कि पंजाब से होगी। अब 70 साल में 75 साल में जो असल मुज़ाहमत हुई है, सिंध ने की है, केपी ने की है, हशनगर तहरीक की पूरी है जिसकी तारीख़ लिखी जानी है, अभी बलूचिस्तान की पूरी अच्छी सही अवामी तारीख़ लिखी जानी है, सिंध की तारीख़ लिखी जानी है। हत्ता के पीपल्स पार्टी ने अपने जो लोग उनके जल के मर गए, जितने लोगों ने फांसियाँ खाई, कोड़े खाए, खुद पीपल्स पार्टी ने कोई मुज़ाहमती तारीख़ नहीं लिखी। इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या होगी, सिवाय 3 उनके भुट्टो और बेनज़ीर और अपने ख़ानदान के अलावा कोई नज़र नहीं आता। तो बाकी लोग नहीं थे। मुनव्वर सोहरावर्दी बेचारा मारा गया सड़कों पे, लोगों को याद होगा। कितने नाम गिने, यहाँ बैठे बैठे हम दर्जनों नाम पीपल्स पार्टी के गिना सकते हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। एक आइडियल जमहूरियत का आइडियल था और पीपी ने उनकी तारीख़ नहीं लिखी। तो लेकिन मतलब आपकी बात का जवाब यही है कि असल मुज़ाहमत जो अब तक होती रही है वो पेरिफेरल मज़ाफ़ाती होती रही है। 3 सूबों ने मुज़ाहमत की है, पंजाब ने नहीं की। जिस मुज़ाहमत को आज पंजाब मुज़ाहमत कह रहा है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वो मुज़ाहमत वाकई वो मुज़ाहमत है। अब उसका आगे पता लगेगा कि ये जो मुज़ाहमत जिसको मुज़ाहमत कहा जा रहा है वो वाकई मुज़ाहमत है, और उसका नतीजा क्या निकलना है इसका फ़ैसला तो तारीख़ करेगी। बस मैं एक सजेशन देना चाह रहा था कि वैसे तो आपने जो किताब लिखी है वो तो एक दानिशवरी की रवायत है आपके यहाँ, तो आपने उसको आगे बढ़ाया है, बहुत अच्छा किया। मैं चाह रहा था कि आप लोग दानिशवरों का एक मकसद ये भी है कि समाज में जो है आगे बढ़े, प्रोग्रेसिव हो। ये जो तनज़्ज़ुल पज़ीरी हो रही है ख़ास तौर पे मजहबी तरीक़ों की वजह से, वो ख़त्म हो। मैं देखता हूँ कि पंजाब के अंदर ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे मुज़ाहमतें की हैं कि बयान नहीं की जा सकती, लिखी नहीं जा सकती। आप मेहरबानी करके अपने स्टूडेंट्स को, जो भी यहाँ उस्ताज़ा बैठे हैं, उनको ये टास्क दें, जो हिस्ट्री के ख़ास तौर पे, कि वो जाएँ उन लोगों के बारे में लिखें। अगर नहीं लिखेंगे तो मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ कि जो ने फील्ड मार्शल ऑकलिंग के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया कि ये 6-6 हज़ार एकड़ ज़मीन दे रहा है 1944 में, और उसके पूरे ख़ानदान को उन्होंने ख़त्म कर दिया और उनकी ज़मीन ज़ब्त कर ली, और आज तक किसी एक पम्फलेट में भी उनका जिक्र नहीं है, जिक्र ही नहीं है। अच्छा, वो जिक्र होगा तो लोगों में रेजिस्टेंस पैदा होगा, वो कहेंगे अच्छा हमारे लोग भी ऐसे थे जो ये काम करते थे, अच्छा ये पॉसिबल है। तो ये मेरे ख्याल जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपको आगाही मिली है, आप उसके चैम्पियन हैं, होना भी चाहिए। और इसको प्लीज़ अगर शुरू करें तो इससे एक लोगों में एक रहनुमाई भी मिल सकती है और समाज में तब्दीली भी आ सकती है, जो हमारा शायद मकसद भी। बिल्कुल अय्यूब मलिक साहब, आपने बिल्कुल सही डायरेक्शन में इशारा किया और हम कोशिश करेंगे ये करें। लेकिन मैं यहाँ खुद अय्यूब मलिक साहब की अपनी मुज़ाहमत का भी एतराफ़ करना चाहूँगा। अय्यूब मलिक साहब का खुद अपना एक बहुत पुराना बैकग्राउंड है मुज़ाहमती सियासत का, पाकिस्तान में, पंजाब में,
और ख़ुद भी दानिश्वर हैं। मेरी दो तीन किताबें, ये बदलती दुनिया पब्लिकेशन के नाम से एक इदारा भी चलाते हैं जिसमें ये किताबें छापते हैं। मेरी 3 किताबें इन्होंने छापी हैं। तो जब भी पाकिस्तान की अवामी तारीख़ लिखी जाएगी तो उन मज़ाहमती फ़िगर्स में आपका नाम भी होगा, अय्यूब मलिक साहब। और मैं माइक देने से पहले फिर एक मरतबा रिक्वेस्ट कर दूं कि यहाँ वो किताबें मौजूद हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ किताबें ले लें। ये वैनगार्ड वालों ने अपना स्टॉल यहाँ लगाया हुआ है। जी, मेरा सवाल डॉक्टर नाज़िर साहब से है। मैं जानना चाहूँगा सर आपके ख़यालात कि ये जो आपकी जो बुक है ये 70, 80s, 90s को कवर करती है, मगर आज हम बैठे हैं 2022 में और जैसा कि डॉक्टर रविश नदीम साहब ने बताया कि पोस्ट मॉडर्न एरा है ये। तो आपके मैं ख़यालात जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि जो रेजिस्टेंस का जो मोड है वो जो रिवायती रहा है वही आगे जाएगा, या इसमें अब हम पोस्ट मॉडर्न एरा में रिफॉर्म्स की तरफ हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत है? आपकी क्या राय है इस पर? शुक्रिया। देखिए, पोस्ट मॉडर्न का तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, उसकी डेफिनेशन भी मुश्किल, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर इस ब्लैक होल में एक पूरा सेशन पोस्ट मॉडर्निज्म पे होना चाहिए, एक डिस्कशन होना चाहिए। रविश साहब भी मौजूद हैं, 1-2 लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं जो उस पर बड़ी अच्छी तफसील से बात कर सकते हैं। लेकिन आपसे गुफ्तगू करवाएंगे हम तो। लेकिन क़तई नज़र उस पोस्ट मॉडर्निज़म के, आपने ये कहा कि हम आज यहाँ 2022 में बैठे हुए हैं, तो वो हमारे जो ट्रेडिशनल या रिवायती जो तरीक़े पहले रहे हैं, जो जिनको कह लें कि मॉडर्न मुज़ाहमत और पोस्ट मॉडर्न मुज़ाहमत, अब पता नहीं इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। लेकिन एक फ़र्क तो बहरहाल है जो ज़ाती तौर पे मेरी सोच में आया है, जिससे मेरे बहुत से इनकलाबी दोस्त एग्री नहीं करते। लेकिन मैं उसका बरमला इतराफ़ भी कर सकता हूँ कि वो जो एक ट्रेडिशनल एक इनकलाबी सियासत हम लोगों ने की जवानी में, और जो हमारा एक आइडियल था कि जी एक खूनी इनकलाब आएगा और पूरे माशरे को उखाड़ दिया जाए और फिर एक नया एक सोशलिस्ट समाज आ जाएगा और फिर ये तबक़ात जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और अल्टीमेटली जो है वो रियासत इटसेल्फ ख़त्म हो जाएगी। तो एक वो पूरा एक आइडियल था जो मार्क्स की दी हुई थ्योरी थी। तो जो मार्क्स का ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसमें बहुत सी बातें अभी भी वैलिड हैं। ज़ाहिर है कि उसके जो जदलियाती मादियत है, जिसको हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहें, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहें, वो हमें माशरे को समझने का उससे बेहतर टूल अभी तक मौजूद नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर है तो मुझे बताइए। अब दूसरे पॉलिटिकल साइंटिस्ट को पढ़ लें तो मार्क्स की वो अंडरस्टैंडिंग जो है, अच्छा उसने जो मईशत की बुनियाद हमें समझाई कि किस तरह से मईशत जो है वो डोमिनेट करती है, माशी मफादात डोमिनेट करते हैं, तो वो अपनी जगह पर कायम है। लेकिन जो उसका आखिरी पहलू है वो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, के भाई एक खूनी इनकलाब आएगा, उसके बाद तबक़ात ख़त्म कर दिए जाएंगे और बुर्जुआजी को मार दिया जाएगा और कोई कैपिटलिस्ट नहीं होगा, उसमें मुझे ज़रा सा डाउट है कि वो उस तरह का इनकलाब अब आना मुमकिन है। तो वो अगर कोई मुज़ाहमत हमारे लोग हैं, हमारे अपने दोस्त हैं जो उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, सही है। लेकिन एक ऐसा इनकलाब जो कि पूरे माशरे को उथल पुथल कर दे, जैसे कि सोवियत यूनियन में आया, जैसे कि चीन में आया, एक वैसा इनकलाब, एक अनारकी तो पाकिस्तान में ला सकता है, हो सकता है। जिस तरह हम कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल मुमकिन है कि पाकिस्तान में एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा हो जाए। जो लेनिन ने डिफ़ाइन किया है इनकलाबी सूरत को, इस तरह से किया है कि जब हुक्मरान तबके हुकूमत कर ना पाएँ और जो महकूम है वो महकूम रहने पर तैयार ना हो, ये इनकलाबी सूरत है। रेवोल्यूशनरी सिचुएशन को लेनिन ने ऐसे डिफ़ाइन किया है। तो अब पाकिस्तान में वो वक्त करीब आ रहा है कि हुक्मरान तबके इस काबिल नहीं है। हम देख रहे हैं जो हुक्मरानों का आपस का जो तजाद चल रहा है पिछले दिनों, और अब बहुत जल्द वो टाइम भी आने वाला है कि जो महकूम है वो भी महकूम रहने पर तैयार ना हो। लेकिन उसके नतीजे में क्या एक सोशलिस्ट मार्क्सी रियासत वजूद में आएगी, उस पर मुझे डाउट है। एक अनारकी की सूरत ज़रूर पैदा हो सकती है, एक खुदा न खास्ता कोई जिसको ये बार बार आजकल PTI वाले कह रहे हैं कि जी खाना जंगी ये वो, तो वो एक ख़तरनाक सूरत हाल होगी। लेकिन बहरहाल वो क्या होता है ये तो हम सब देख रहे हैं। मेरा सवाल आप बात भी कर लीजिए। रेजिस्टेंस मूवमेंट्स के हवाले से है कि जब हम किसी तहरीक या मुज़ाहमती तहरीक का जायज़ा लेते हैं तो उसमें सिर्फ इस बुनियाद पे हम उसको रद्द कर सकते हैं कि जो कि एक मजहबी तहरीक थी, या उसके क्लास कैरेक्टर के हवाले से भी हम उसको देख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ रेशमी रुमाल तहरीक चली, या उबैदुल्लाह सिंधी की आज भी उसके कुछ पॉकेट्स में चीज़ें आज भी मौजूद है। तो इस हवाले से आप बताइए, लिबरेशन थियोलॉजी का भी अपना एक तारीख़ है, लेगेसी है रेजिस्टेंस की, उसको सिर्फ ये इस बुनियाद पे हम रद्द नहीं कर सकते क्योंकि मजहबी तहरीक थी, उसका क्लास कैरेक्टर की बुनियाद पे हम देख सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं?
जो मज़हबी तहरीकें हैं, अगर वो निचले तबक़ों से आ रही हैं और हम ये तवक्का करते हैं कि वो चूँकि माशरे को तब्दील करने की हैं, तो हम उनके साथ हो जाएं। जो लोग ये समझते हैं उनके साथ हो जाना चाहिए, वो हो जाएं। मुझे ये बात मज़ीद ज़्यादा ख़तरनाक लगती है कि जब वो मुल्लाओं के हाथ में इक़्तिदार आएगा, चाहे वो किसी भी नाम से आए, क्योंकि देखें लीडरशिप किसके हाथ में होगी। जो ईरान का भी मसला था, ईरान में भी यही था ना कि मुल्ला जब आ रहे थे तो उन्होंने, जो शिया मुल्ला थे, उनका वादा तो यही था कि जी हम समाजी इंसाफ लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। लेकिन जो असल, और मुझे ये भी याद है कि जब वो इनकलाब आ रहा था तो मेरे वालिद कहते थे कि बेटा ये बस 5-10 साल की बात है, इससे ज़्यादा ये मुल्ला चलेंगे नहीं। आज कितने साल हो गए? तो ये एक दफ़ा आ गए तो आप फिर जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको हटाना। तो मैं ज़ाती तौर पर, आपकी फरमान, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर किसी ऐसी जद्दोजहद के से अपने आप को दूर रखना चाहूँगा जो मज़हब को इस्तेमाल करे। अभी भी जो हो रहा है, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि जी फजलुर रहमान को साथ लेना ठीक है क्योंकि वो पीटीआई के ख़िलाफ़ है। मैं कहूँगा यार इससे दूरी रहो तो बेहतर है। रेशमी रुमाल और अबैदुल्ला सिंधी। तहरीक रेशमी रुमाल सिंपल वो बनाया गया एक अफसाना है। बेसिकली वो 3 रुमाल के ऊपर उसने वो ख़त लिखे। वो जैसे ही अफ़गानिस्तान से एंटर हुआ, मुल्तान में पकड़ा गया, उसी से ही वो ख़त्म हो गई। ठीक है, ये बाद में चूँकि वो बनाना था। अबैदुल्ला सिंधी के साथ ख़ुद क्या हुआ, सारे देवबंद ने उसको डिसोन किया आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम आफ्टर 15 ईयर्स। और उसकी जो सारी थेरीज़ है उनको उन्होंने ये तक कहा कि ये पागल हो गया, ख़बरदार इसके लिए कोई बंदा जाए। हालांकि जब उनको पता चला कि वो आ रहा है, पूरा देवबंद स्टेशन पे पहुंच गया और उन्होंने सोचा कि जी कोई बहुत बड़ी हस्ती जो है वो आएगी, आलम इतने बड़े। जब वो एक बंदा नीचे उतरा तो उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था और सर नंगा गंजा। तो वो आके खड़ा हो गया, तो लोगों ने उन्होंने कहा कि जी आप कौन है? उसने कहा मैं मौलाना अबैदुल्ला सिंधी हूँ। तो वो हैरान रह गए सारे देवबंद के। अच्छा, उनको ले गए तो बाद में उस बंदे के बारे में पूरे देवबंद में ये मशहूर किया गया कि ये पागल है। ठीक है जी, वो तो बाद में मतलब प्रोग्रेसिव वो था, वो कहता था अपनी दुआ शुआ नमाज में जो है वो आप अपनी मकामी ज़बान में पढ़ें और बहुत सारा कुछ। लेकिन वो बात डॉक्टर साहब की है कि ये जितने लोग होंगे ये कभी आपको आगे नहीं लेके जा सकते। वो बुनियादी तौर पे 1400 साल पहले वाला एक मुआशरा पैदा क्रिएट करना चाहते हैं जो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो सकता। यानी इसके 2 पहलू है ना, एक समाजी पहलू और एक माशी पहलू। अगर कोई मजहबी ग्रुप या मुल्ला ये दावा करते हैं कि जी हम माशी इंसाफ ले आएंगे लेकिन माशरे को समाजी तौर पर पीछे ले जाएंगे, तो वो मैं उससे कंफर्टेबल नहीं हूँ उस बात से। भाषानी के बारे में क्या? ओहो, बहुत अच्छी मिसाल दी है आपने, बहुत अच्छी मिसाल दी है कि हम वो नैब नेशनल अवामी पार्टी के बानियों में से थे, बल्कि पहले उसके सरबराह थे। लेकिन उनके बारे में जैसे जैसे लोगों ने लिखा और पता, और उनकी जो सियासत आज पता लग रही है सारी, वो मतलब पूरी रिएक्शनरी सियासत। वो तो अच्छा हुआ कि वली खान साहब उस वक्त 67 में अलग हो गए, और मेरे वालिद भी उन लोगों में थे जिन्होंने फिर नैप के इस ग्रुप को ज्वाइन किया, वली खान वाले ग्रुप को। और ईस्ट पाकिस्तान में प्रोफेसर मुजफ्फर होते थे, प्रोफेसर मुजफ्फर। और वो ईस्ट पाकिस्तान में जो बहुत कम लोग थे जो नैप वली के थे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में तो नैप भाषा नहीं हुई ना ज़्यादा, अवामी लीग थी, फिर नैप भाषा नहीं थी। लेकिन जो नैप वली थी उसका मशरकी पाकिस्तान में तकरीबन कोई नहीं था, लेकिन वो प्रोफेसर मुजफ्फर एक थे। और उनका भी क्या हशर हुआ प्रोफेसर मुजफ्फर का, कि वो बाद में नैब वली के थे। जब बांग्लादेश बन गया तो वही प्रोफेसर मुजफ्फर जो पुराने लेफ़्ट के प्रोग्रेसिव आदमी थे, वली खान ग्रुप के साथ थे, उन्होंने मुजीबुर रहमान की उन सारी हरकतों की हिमायत की जिसमें वो बांग्लादेश को एक 1 पार्टी डिक्टेटोरियल स्टेट बनाना चाह रहा था। मुजफ्फर साहब ने ये किया, आखिर में आमिरों के साथ मिल गए जाके। अब लंबी उम्र पाई, मेरे ख्याल है 95 साल की उम्र पाई उन्होंने। लेट मी टेक लास्ट क्वेश्चन। मेरा तो एक छोटा सा कमेंट है जी कि काब ने उस पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो आपने माहौल बनाया इससे मुझे 70s 80s का यूनिवर्सिटियों का माहौल याद आ गया जो अब नहीं है। तो मैं एक मशवरा देना चाहता था, जहाँ बहुत लिखने वाले मौजूद हैं और मैं जमील उमर को भी ज़ाती तौर पे जानता था, तो कि यूनिवर्सिटियों में जो रेजिस्टेंस थी कोई किताब उन पर भी लिखी जाए। यानी 70s और 80s की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, 60s और 70s की कराची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इवन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जहाँ मैं था, और इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन, ये एक लिखने वाला
बिल्कुल सही बात कह रहे बात बनती है। तो मेरा बस ये एक क्या तजवीज़ समझ गए। हैं। बहुत अच्छी तजवीज़ है। और इस पर भी लिखा किसने? जमातियों ने, यानी मंसूर खालिद एक साहब हैं जिन्होंने तलबा तहरीक पर पूरी दो किताबें लिखी हैं। तलबा तहरीक प्रोफेसर अजीजुद्दीन की अच्छी है, अजीजुद्दीन की बेहतर है निस्बतन। अच्छा, फिर अभी जो है वो मोहसिन जुल्फ़िकार, और उन्होंने NSF की तारीख लिखी 2 वॉल्यूम में NSF की, लेकिन वो भी पार्शल है ना, सिर्फ उन्होंने NSF के एक ग्रुप को उन्होंने फोकस किया है। मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी तक लोगों को पता चले कि यूनिवर्सिटी क्या होती है। बिल्कुल, ये लिखने की ज़रूरत है, बिल्कुल लिखने। बहुत शुक्रिया दोस्तों। हम तकरीबन 20 मिनट हमने ज़ायद लिए। आपका भी शुक्रिया, आपने कंट्रीब्यूट किया। मेरा ख्याल है मुज़ाहमत के हवाले से आपने हमें बहुत मालूमात दी, हमारे शऊर में इजाफ़ा किया। डॉक्टर नाज़िर, आज की इस तकरीब में हमारे जितने बोलने वाले थे, डॉक्टर रूद भाई, जनाब अख्तर बोदला साहब, इश्तियाक साहब और दीगर दोस्त, ये बिल्कुल सही है कि आज फ़ोन की सूरत में हमारे पास पूरा एक पब्लिशिंग मशीन हमारे पास है। तो जब इंसान ने कलम ईजाद किया, तहरीर ईजाद की, तो दरअसल ये इशारा था कि हमें ज़ुबान हलाना कम कर देना चाहिए, उस तरह सोचना चाहिए और वो लिख कर प्रिजर्व कर देना चाहिए। हम इस नुक्ते को आज 4-5 हज़ार साल बाद भी समझ नहीं सके। काइंडली अपनी जो कुछ आप लिख सकते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड वाइफ हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल है, आप लिखिए। ये कंप्यूटर पर, आपके व्हाट्सएप पर किसी न किसी सूरत में आपकी रेजिस्टेंस को शो करेगा, ये प्रिजर्व रहेगा। और इससे पहले कि कोई और हमारे मुतल्लिक लिखे और अपने ज़ाविये से लिखे और बाद में हमें उसको रटना पड़े। आप सबको बहुत शुक्रिया। यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।